नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो इस देश के उस सिस्टम पर कुठाराघात है जिस सिस्टम पर हम सब भरोसा मानकर हम वाहवाही करते हैं। ये सामने एक रिपोर्ट है, इसमें इंग्लिश में स्टोरी है। संजय सर ने इसका पूरा अनुवाद कर लिया जहां तक पहुंच पाए हैं जल्दी जल्दी, और जो नहीं रहेगा वो कोशिश करेंगे और आपको बताने का प्रयास करें। लेकिन 80,000 मुस्लिम वोटर्स के बिहार की एक विधानसभा में वोट डिलीट करने की प्रक्रिया की गई। ये किसने की? भारत के निर्वाचन आयोग ने। डिलीट ऑल मुस्लिम वोटर्स। घुसपैठियों के छद्म दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के नाम हटाने की एक अचूक कोशिश का खुलासा हो गया। अचूक कोशिश, मेरे शब्दों पर गौर करिए, अचूक कोशिश। उसके बाद यह साबित हो गया कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीकों से कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। मेरी बात को कोई कहना चाहे वो कहता रहे, वो किसी न किसी, वो कहते नहीं है, बाईपास सर्जरी के जरिए, बाईपास के जरिए चुनाव जीतती है और लोकतांत्रिक तरीकों में सेंध लगाती है। कहां पे कमी मिले उस कमी के जरिए हम हावी हो जाएं। यह इतना अनैतिक कार्य है, इसके लिए भाजपा को जितना भी दंड दिया जाए वो कम होगा। अगर उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाए तब भी उसके लिए कम सजा होगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 80,000 वोट कटवाने की कोशिश बार बार की, एक बार नहीं की, कई बार की। और खास बात यह है कि वो कोशिश किसके लिए हो रही थी? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए। मतलब आज भी 80% वोटरों पे भरोसा नहीं है, 20% वोटर्स को रोक के जीतने का एक कुचक्र रचा जाता। मैं बड़े साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, डर है तो सिर्फ 20% वोटरों का। मैं समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, सीधा संजय सर के पास पहुंचूंगा कि संजय सर, यहां से लेके मैं एक एक तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत करता जाऊंगा और आप दर्शकों के आज ज्ञान चक्षु खोल दीजिए कि आखिर मुसलमानों से चोरी छिपके अधिकार क्यों लिया जा रहा है वोट डालने का। एक सार्वजनिक ऐलान कर दो कि हमने मुसलमानों से वोट करने का अधिकार छीन लिया, वो 2M दर्जे के नागरिक हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे एक तो हिंदू वर्ग खुश हो जाएगा, और जो आप 2047 तक की सरकार बनाने की बात कर रहे हो वो मैं वादा करता हूं कि 2097 तक चलेगी। मतलब हम और 50 साल आगे ले जाते हैं। तो ये काम बाकायदा आप नैतिकता से कर लीजिए। चोरी छिपे क्यों हो रहा है? संजय सर, खबर है कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र के करीब 80,000 मुसलमानों के नाम कटवाने के लिए गलत या झूठा दावा किया गया है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। इसके लिए औपचारिक लिखित आवेदन किए गए हैं। एक आवेदन भाजपा के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक की ओर से है, दूसरा भाजपा के राज्य मुख्यालय के छपे हुए लेटर हेड पर किया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार यह एक व्यवस्थित और लक्षित कोशिश है जिसका निशाना ढाका के मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ मतदाता सूची से हटा देना है। यह दिलचस्प है कि मतदाता सूची के से इस तरह छेड़छाड़ करने की कोशिश और इसके लिए गलत सूचना देना अपराध है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन मतदाताओं के मामले में चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा इसका पता 1 अक्टूबर को तब चलेगा जब तैयार मतदाता सूची जारी होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भाजपा विधायक ने आरोपों के जवाब नहीं दिए, उल्टे राजद द्वारा 40,000 हिंदू वोट हटाने की कोशिश करने के आरोप लगाए, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया। वैसे भी राजद ने गलत किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भाजपा को छोड़ कैसे दिया जाएगा या छोड़ क्यों दिया जाना चाहिए?
रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक बीएलए और बीएलओ में फर्क है। बीएलओ सरकारी होता है, बीएलए मतलब पार्टी का एजेंट। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल एजेंट शिव कुमार चौरसिया के नाम और दस्तखत वाला फॉर्म है, जो 10 मुस्लिम वोटर के नाम हटाने का आवेदन है। कारण यह बताया गया है कि ये मृत वोटर हैं। अगर यह सूची सही भी हो, भाजपा का बीएलए मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवा रहा है और सूचना का स्रोत वाले कॉलम में लिखा है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध मतदाता है। मतलब फॉर्म कुछ, कारण कुछ और उसे सूचना के स्रोत वाला कॉलम में लिखा जाना। इस फॉर्म में यह भी लिखा है कि यह सूचना सही है और मुझे जो मतदाता सूची दी गई है उसके हिस्से की जांच के आधार पर यह सूचना दी जा रही है और गलत घोषणा के दंड प्रावधानों की जानकारी भी है। यह फॉर्म अंग्रेजी में है और दस्तखत व नाम भी अंग्रेजी में है, इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि समझ में नहीं आया, दस्तखत कर दिया वगैरह वगैरह। किसी अलग कलम, स्याही और लिखावट में इस फॉर्म पर पार्टी वाले कॉलम में बीजेपी लिखा है और यह भाजपा की मिलीभगत तथा अपराध का पक्का सबूत है। खबर यह भी है कि एक बीएलए एक दिन में 10 ही वोटर के नाम डिलीट करा सकता है या करने के आवेदन कर सकता है और इसमें इस फॉर्म में 10 नाम है और सब के सब मुसलमानों के हैं। खबर के अनुसार 19 से 31 अगस्त तक 13 दिन में रोज 10 के हिसाब से कुल 130 नाम हटाने के आवेदन दिए गए। ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाने का आवेदन देने का जो अंतिम दिन था, उस दिन अनुलग्नों के साथ एक और आवेदन जमा किया गया है। इस पर भाजपा के बूथ लेवल एजेंट धीरज कुमार के दस्तखत हैं और यह विधायक का मतलब धीरज कुमार जो है विधायक, जिसका नाम ऊपर बताया सतीश कुमार जायसवाल, के निजी सहायक हैं। यह आवेदन 78,384 एक विधानसभा क्षेत्र में नाम हटाने के लिए था। बाद में प्रदेश भाजपा के लेटर हेड पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर इन 78,384 नामों को हटाने की मांग की गई। इस बार कारण बताया गया कि भारत के नागरिक हैं ही नहीं। इस पर जिस लोकेश के दस्तखत है उसका पता बिहार भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों को नहीं है। हो सकता है कि किसी ने फर्जी चिट्ठी भेजी हो, लेकिन अगर ऐसा है तो भाजपा ने इसकी कोई शिकायत नहीं की है और न इसे संज्ञान में नहीं लेने के लिए कोई पत्र लिखा है या ऐसा कोई पत्र दिखाया या दिया। तो इस तरह ये हालत है कि एकदम बाकायदा विधिवत तरीके से 78,000 नाम हटाने की कोशिश की गई और रोज 10 के हिसाब से एक बीएलए ने 13 दिन तक 130 नाम हटवाए। तो माने एक नाम भी हटवाना अपराध है। यहाँ 130 तो हटवाए हैं और 78,000 के करीब 78,384 के लिए भाजपा के राज्य कार्यालय से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया है कि हटा दें। ये अलग बात है कि जब पूछा गया कि वो कौन है तो वो आदमी नहीं मिला और भाजपा के अधिकारियों ने या भाजपा के पदाधिकारियों ने कह दिया कि ऐसा कोई आदमी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो भाजपा वालों को पता ही नहीं है कि किसने चिट्ठी भेजी या कैसे हो गया, तो जाहिर है कि उनको ये चिट्ठी भेजनी चाहिए कि इसको संज्ञान में नहीं लिया जाए या फर्जी है या गैर जानकारी में जारी हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो सब भी भाजपा ने किया है, ऐसा कोई दावा नहीं किया। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का शुरुआती हिस्सा है और रिपोर्ट काफी लंबी है। सब फोटो वोटो आपको दिखा दिया और बाकी अगर आप कहें तो मैं वो भी पढ़ दूं। ये तस्वीर उस वेबसाइट के लेखकों की है, संपादक की है। ये तीनों हैं, इन तीनों ने ये रिपोर्ट कलेक्टिव रिपोर्ट्स पर छापी है। बिल्कुल। अब आप लबोलवाब सब समझ लिया आपने, संजय सर ने आपको समझा दिया। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं और अब इस पर कर लेते हैं बात। बिल्कुल संजय सर, बहुत समय से ये मांगे चलती चली आ रही, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने मुताबिक अपने अपने सिस्टम के हिसाब से लोग बात करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन चुनाव में वोटरों की
बेईमाना क्यों हो रहा है? पहले भी होता था, आज नहीं है। पहले होता था, एक दायरे के तहत होता था, लेकिन वोट कटने बढ़ने का बेईमाना नहीं होता था। बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। लेकिन ईवीएम के बाद अब एक नया आया। जब ईवीएम पर लोगों ने ज्यादा सवाल किए तो अब एक नया आ गया। बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट से विश्वसनीयता तो और घट गई चुनाव आयोग की। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब चुनाव आयोग भी मुसलमानों को वोट ना देने के साजिश में शामिल होता जा रहा है। शामिल है, बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले 11 साल से तुम हो और आज तक घुसपैठिया नहीं बदल पाए। बिल्कुल, वो अलग मामला है। तो आखिर फिर कौन से ग्रह से हम सरकार चुनकर लाएं जो घुसपैठिया निकल पाएंगे? कहां से लाएं हम चुन के सरकार? और कब तक जिन जिन राज्यों में चुनाव आएगा वहां का हिंदू खतरे में जाएगा? आपने झारखंड में घुसपैठियों पर चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया। तो अब घुसपैठियों पर क्यों नहीं केंद्र सरकार काम कर रही है झारखंड के पे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा घुसपैठियों पर, अब हरियाणा के घुसपैठिया क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? हाँ, निकाले जा रहे हैं। बिहार बंगाल के रहने वाले मुसलमान दिन और रात पीटे जा रहे हैं और पीट पीट कर निकाले जा रहे हैं। आपसे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 4 बंगाल के लोग आपने निकाले वो 4 दिन के अंदर लाके दो, आपकी हालत खराब है। और इसके बाद 4 हफ्ते है वो, 4 हफ्ते घुसपैठियों से तुम निजात नहीं ले पा रहे हो। अब ये 78,000 वोट अगर एक विधानसभा में कम हो जाएंगे, फिर तो 80% जो वोट बढ़ेंगे बचेंगे, उनमें आराम से फिर आपका एक और कुंदर की तैयार हो जाएगी कि सारा एरिया मुसलमानों का, और बीजेपी ने जमानत जब्त करा दी आरजेडी और कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहता हूं, ये कुचक्र कैसे रुकेगा? हर जगह तो नहीं पता लगा सकते। चुनाव आयोग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की नैतिकता है। क्या चुनाव आयोग इस पर आकर पीसी करेगा या जवाब देगा या कुछ बताएगा, या फिर गोल गोल होकर फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, माने इतने ज्यादा मामले हो गए हैं कि अब इसको नजरअंदाज करने का नहीं है और खुद ही शर्म होनी चाहिए। माने नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मैं चौकीदार हूं, और जब राफेल के समय कहा गया कि चौकीदार चोर है तो पूरी भाजपा उनके साथ हो गई और सबने कहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। उसमें पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जो है, पूर्व सेना प्रमुख, वो भी चौकीदार बन गए थे। भारत के सेना प्रमुख रिटायर होने के बाद भाजपा की सेवा में चौकीदार बन गए, ठीक है। और वो कांग्रेस का जो विरोध था वो उसको आपने हरा दिया, ठीक है। राजनीति थी, आप राजनीति में जीत गए। लेकिन अब इस चोरी पे क्या करेंगे? चौकीदार वोट चोरी करके चौकीदार बना है, और मेरा क्या है, मैं तो जी झोला उठा के चल दूंगा। तो ना आप अब झोला उठा रहे हो, ना आप चौकीदार का काम ठीक से कर रहे हो, और आप चौकीदार बने ही हो चोरी करके, ये भी क्लियर है। और इसके साथ साथ आज मैंने कल खबर थी इसमें, पटना में एक कोई आतंकवादी पकड़ा गया, उसके पास आई कार्ड भी मिला है। तो जब चुनाव आता है तब इस तरह की नौटंकी शुरू हो जाती है। तो आप मुसलमान, पहले ये था कि मुसलमानों को वोट देने नहीं दिया जाता है, अब ये खबर है कि मुसलमानों के नाम ही हटा दिए जा रहे हैं। तो मतलब आप मुसलमानों को वोट तो नहीं देंगे, जो देने आएंगे उनको देने नहीं देंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि वो, पहले तो कहेंगे कि वीडियो जारी नहीं करेंगे माँ बहनों के, और वहां महिलाओं से कहेंगे कि आप बुर्का उठा करके चेहरा दिखाइए, वगैरह वगैरह। हर ढंग से परेशान किया गया है और सब कुछ किया जाता रहा है। और उसमें ये सब करना जब तक आप कर रहे थे और जब तक चलता रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन अब जब पकड़ा गया तो आप कुछ तो जवाब देंगे। और सबसे बिहार वाले इस मामले में, आज की जो ये रिपोर्ट है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, इसमें तो दिखाई दे रहा है ना कि गड़बड़ी एसआईआर के जरिए की गई है। तो आपने एसआईआर करवाया ही इसीलिए कि गड़बड़ी की जाए, और आपने शर्तें ऐसी रखी कि लोग आवेदन ही न कर पाए। उसके बावजूद जो आवेदन आए उसमें आपने कह दिया कि ये भारतीय नागरिक ही नहीं है। अगर भारतीय नागरिक 78,000 लोग एक कंस्टिट्यूएंसी में हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? चुल्लू भर पानी भी क्यों खोज रहे हैं? डूब मरिए, थूक कर उसमें डूब मरिए, चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं है। 78,000 लोग, और मतलब और किसी ने नहीं, भाजपा के लोगों ने लिख के दिया है। तो अगर भाजपा के सत्ता में रहते एक विधानसभा क्षेत्र में 78,000 घुसपैठिए हैं या ऐसे लोग रह रहे हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं है,
तो क्या व्यवस्था चलाएंगे आप? और फिर तो सबको, पूरे देश को आप मुफ्त राशन देंगे। और इतने लोग अगर ये नागरिक नहीं है तो इनको हम टैक्स पेयर्स के पैसे से मुफ्त राशन खिलाया जा रहा है, और आप वोट उनका लेने नहीं देंगे, उनको देने नहीं देंगे। तो आप चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, ये तो सब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो कुछ दिखाई देने का नहीं है। तो अब इसमें कहना कि आप इस्तीफा दो, इसकी भी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? पहले तो ये होता था कि इस तरह की खबरें अखबारों में छपती रहती थी और सरकार पे उसका दबाव पड़ता था या दबाव रहता था, तो सरकार ऐसे काम नहीं करती थी। आपने मीडिया को खरीद कर, दबाकर, डराकर पूरी तरह नियंत्रित कर रखा। फिर भी इस तरह की खबरें आ रही है। आपने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली कि खबर ना फैले, लेकिन खबर फैल रही है। तो कुछ तो शर्म करो, कब करोगे शर्म? और चुल्लू भर पानी भी क्यों ढूंढ रहे हो? ये स्थिति है कि चुल्लू भर पानी भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, और अति है। और इतने आदर्शवादी 80,000 वोट एक समाज के काट दिए जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी वोट, किसी भी का भी वोट आप क्यों हटाएंगे? आप क्यों हटाएंगे? और पार्टी का बूथ लेवल एजेंट क्यों करेगा? मोहल्ले वाले लोग करेंगे। अगर मेरे पड़ोस में किसी का नाम है और वो यहाँ नहीं रहता तो मैं भी करूंगा। मैंने किया है, मैं करवाता हूँ, और हर नागरिक का काम है, करवाना चाहिए। मैं ऐड भी करवाता हूँ, हटवाता भी हूँ, दोनों के लिए काम करता हूँ। ये काम पार्टी के लेवल पे करने की क्या जरूरत है? नंबर 1। और नंबर 2, आप झूठे आवेदन दे रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ये गलत है, मुझे पता है, और फिर भी पट्टा साइन करके दिया है, और कार्रवाई उस पर होनी नहीं है, होगी नहीं। तो ये स्थिति है और बहुत बुरा हाल है। क्या होना चाहिए सर? क्या कुछ कार्रवाई होगी? कोई कुछ लग रहा है आपको कुछ नहीं, होगा इस पर? सब नियम कानून प्रावधान तो सब अपनी जगह है, चुनाव आयोग को करना है। लेकिन जिस ढंग से एसआईआर हुआ और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके समय गंवाता रहा, और अब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, तो जो हुआ है, अब इस खुलासे के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि एसआईआर रद्द हुआ और आप पुराने मतदाता सूची से करवाइए, तो पुराने मतदाता सूची का सच कौन जानता है? और उसके लिए तो समय भी नहीं है कि अब उसकी जांच हो। और इसमें जो खर्चा हुआ, जो समय लगा और जो परेशानी हुई, कितने लोग, मतलब कहा जा रहा था कि 40,000 करोड़ रुपए का ये मामला है पूरा। लोगों को शपथ पत्र वगैरह बनवाने में इतनी परेशानी हुई है, और रिश्वत लेकर, फीस सब दे करके इतना पैसा बिहार का खर्च हुआ है इसमें, कुल मिलाकर के सब लोगों का, इस पूरे एसआईआर में। तो एसआईआर अगर जारी रहता है तो साफ है, दिखाई दे रहा है कि किस लिए रहा, उसमें क्या हुआ, किया गया है। और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो पूरा पैसा बेकार गया, या पूरा श्रम बर्बाद गया, पूरा समय बर्बाद गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी करे, जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा ने अगर ये किया है, पहले तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, फिलहाल उसको चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। और अगर ये साबित हो जाता है कि उसने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग 6 साल चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों का पंजीकरण रद्द कर रहा है और उसकी घोषणा कर रहा है, तो जो 6 साल से उनको लड़ने नहीं दे रहा है, भाई जो जिसको पता होगा वो कहां लड़ने आएगा? जिसको पता है कि बीजेपी ऐसे जीतती है, कांग्रेस तो उससे शक नहीं रही, तो छोटे छोटे दल कहां सकते? तो वो जाहिर है चुनाव नहीं लड़ेंगे, कौन अपना पैसा खर्च करेगा? तो पैसे नहीं खर्च किए तो चुनाव आयोग ने उसका पंजीकरण रद्द कर दिया। तो ठीक है, अगर आपने उसका रद्द कर दिया तो जिनकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे उन पे कार्रवाई कौन करेगा? तो करना तो सब चुनाव आयोग को है। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता को करना होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बेइज्जती उनकी हुई, या जो उनका परफॉर्मेंस जितना खराब था, उसके बाद उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो आगे देंगे इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन देखा जाए। और इस्तीफा सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में एकदम निश्चित रूप से बिना सोचे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर वो नहीं देते हैं, जो 75 साल वाला चल रहा है वो उनकी पार्टी का मामला है, वो सब चल रहा है, पार्टी और आरएसएस का मामला है, वो सब चल रहा है। तो जो उनके चुनावी चाणक्य थे वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? और चुनावी चाणक्य के ही तो बनाए हुए हैं ज्ञानेश कुमार, तो कम से कम वो दोनों लोग तो जाएं। तो लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, होने वाला नहीं है। लेकिन जो हो रहा है, और अगर किसी की चोरी पकड़ी जाए और वो इस तरह से क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ थेथरई कहा जाता है इसको, थेथरई से कुर्सी पे बैठा रहे,
तो अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसको झेलना ही पड़ेगा। और जाहिर है अगली बार जब जनता हराएगी तो हराएगी, तब तक कोई तरीका तो नहीं है। और जंजी से जो ये जैसे परेशान है, उसमें जंजी वाला तरीका तो एक है ही है, लेकिन जैसे परेशान है या जैसे उससे डरे हुए हैं उसमें, और या जैसे सोनम वांगचुक के साथ किया, तो अगर सोनम वांगचुक के साथ किया तो कौन इसको लीड कर सकता है? कोई क्यों करेगा, क्यों करने की कोशिश करेगा, या कोई क्यों जोखिम लेगा, या किसी को क्या घटा हुआ है? मुफ्त में राशन तो दे ही रहे हैं, जिसको दिक्कत है उसको, और बाकी लोगों को दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना जाना है, लेकिन ये खुलासा बहुत गंभीर है। और एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, राजीव गांधी का, राहुल गांधी के खुलासे, सबको मिलाकर आप देखिए तो समझ में आता है कि स्थिति कितनी भयावह है। सर, बिहार में जब से चुनाव चला तब से तरीके तरीके की बातें सामने आई, और बिल्कुल एक भी बात का चुनाव आयोग ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया। बिल्कुल। चुनाव आयुक्त ने बड़ी ताकत से कहा था, ज्ञानेश जी ने, कि 7 दिन में अगर राहुल गांधी ने हाँ, जवाब नहीं दिया तो फिर हम बताएंगे। उनके हैंडल पे ट्वीट लिखा हुआ है, उनके पर्सनल हैंडल पे, चुनाव आयोग वाले पे नहीं, पर्सनल पे भी। और उस 7 दिन को आज लगभग 30 दिन से ज्यादा हो गए। बिल्कुल। तो लेकिन वो कार्रवाई करेंगे कैसे? अनुराग ठाकुर से तो मांगा ही नहीं है, उसी आरोप के लिए अनुराग ठाकुर से भी सर, मांगा जाना चाहिए। ये बात मत कहिए, कार्रवाई किस पर होनी है ये आप भी जानते हैं, कार्रवाई किस पर नहीं होनी है। बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल जहां कपड़े देख के आरोपी पहचाने जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, और नाम देख करके हटा दिए जाते हैं वोटर लिस्ट से, घुसपैठिए करा दिया नाम जाता है। देखकर, धर्म देखकर घुसपैठिए, वोट हटा दिए जाते हो, वहां आप नियम कानून संविधान का जिक्र करोगे तो शर्म आती है। नाम देख कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। सर, अभी तो मुसलमानों के हट रहे हैं, एक दिन जो बीजेपी का विरोध करेगा उसके हटेंगे, तब हम और आपको दिक्कत आएगी। नहीं नहीं, हटा, वो अगर सोनम वांगचुक के साथ हो सकता है, जगदीप धनखड़ के साथ हो सकता है, तो हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है। और हम आप तो फिर भी बहुत छोटे मोटे पत्रकार हैं, बहुत छोटे मोटे काम, बहुत ज्यादा देखे जाने वाले को नहीं पूछा जा रहा है। वो अजीत अंजुम के खिलाफ नहीं एफआईआर हो गई थी, और अगर वो हंगामा नहीं हुआ होता, पत्रकारों ने एकजुट होकर उसका विरोध नहीं किया होता, तो अजीत अंजुम बंद हो गए होते। और अजीत अंजुम मैंने, मुझे पता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग तो रुकी गई है। कहाँ आ रही है रिपोर्ट? और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव अजीत अंजुम कर सकते थे, तो अजीत अंजुम ने नहीं किया। चाहे उनका जो कारण हो, निजी हो, उनकी इच्छा है, वो सब उनका मामला है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों नहीं माने कि चुनाव आयोग के डराने, धमकी या एफआईआर का असर है? और जाहिर है असर होगा। और बात सिर्फ अजीत अंजुम को डराने की नहीं है, या किसी एक पत्रकार को डराने की नहीं है। अगर आप इस तरह से एफआईआर करते हैं तो उसका पूरा घर परिवार, बच्चे, पत्नी, सब लोग कहते हैं कि छोड़ो यार, क्यों कर रहे हो? तो सब लोग कहेंगे कि छोड़ो, सब करने की जरूरत नहीं है। और अभी किसी ने लिखा था कि सोनम वांगचुक जेल गए तो क्या वो जिंदा लौटेंगे? स्टेन स्वामी जिंदा नहीं लौटे, साईं बाबा जेल में रहे, जब छूटे तो ये हो गया, उनकी कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो तमाम ऐसे मामले हैं, जेल में तमाम लोगों को मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो जेल जाने के लिए कोई तैयार हो जाना या तैयार रहना भी कोई अक्लमंदी तो नहीं है। कोई भी कोशिश करेगा कि हम इससे बचे और नहीं करें, वो सब कर रहे हैं, इसमें कोई कसर नहीं है, कोई कसर नहीं। और इसकी शुरुआत हो गई थी तभी जब एक किताब आई थी बहुत पहले इस पर कि मंदिर कितने कीमत का पड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी नाम उनका, मेरे पास वो किताब है। मैंने सिर्फ इस किताब के लिए उनको विदेश जाने के समय रोक दिया गया था और उनको परेशान किया गया। उनका जो एनजीओ था वो सब बंद हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा है, फिर कभी बता दूंगा। और सब चोरी से सत्ता में बैठकर। अगर आपको बहुमत था और आप तानाशाही करते तो समझ में आता कि हाँ ठीक है, आपको बहुमत है और आपको इसी के लिए, आपके समर्थकों, प्रचारकों ने आपको इसी के लिए चुना है या इसीलिए जिताया है। लेकिन आप चोरी के वोट से जीतकर और ये सब कर रहे थे, अनैतिक, गैर कानूनी या जबरदस्ती या तानाशाही कर रहे थे। तो अब तो शर्म कर लीजिए, अगर तब तक नहीं किया तो अब तो कर लीजिए। और आप समझ रहे थे कि नहीं खुलेगी, नहीं पोल खुलेगी, लोगों को नहीं पता चलेगा, और पता चल गया तो वो भी आपकी नालायकी है, आपका निकम्मापन है, आपकी कमजोरी है। तो जाहिर है कि आपका सिस्टम अब जो आपके साथ या आपके साथ काम कर रहा था
वो कमजोर है, या आप जिन लोगों के दम पर चोरी कर रहे थे वो चोर जो है सक्षम नहीं है, तभी तो खुलासा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता, इतने साल से नहीं हुआ था, अब कैसे हो रहा है? तो जाहिर है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे थे, आपके साथ जो लोग चोरी में सहयोग कर रहे थे, वहां कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से लीक हो रहा है। और राहुल गांधी ने कहा ही था कि अब चुनाव आयोग से कोई उनको सूचना दे रहा है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो और खुलासे। और ये तब तो फुसफुसिया बम का ये हाल है, अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है, और हाइड्रोजन बम आएगा तो पता नहीं क्या होगा, तो देखा जाए। अब सर हाइड्रोजन बम, ये नाइट्रोजन बम फूट गया, इसका क्या करोगे? बीच में हाइड्रोजन देखता ही रह गया, तब तक ये नाइट्रोजन निकल आया। नहीं, ये जो सरकार के समर्थक, प्रचारक और प्रशंसक जितने हैं वो तो सब इसको फुसफुसिया बम कह रहे थे, तो मैं भी इसको फुसफुसिया ही मानता हूँ। लेकिन फुसफुसिया अगर इतना है तो हाइड्रोजन क्या होगा, वो लोग सुन करके कांप रहे हैं, तभी तो सोनम वांगचुक को बंद करना पड़ा। सोनम वांगचुक अभी तक सब ठीक चल रहा था, और सोनम वांगचुक अचानक पाकिस्तान कनेक्शन हो गया, उनका पता चल गया। अब कोई पाकिस्तान कैसे चला जाएगा और सरकार को पता नहीं चलेगा? अवैध रूप से सोनम वांगचुक गए होंगे पाकिस्तान, अगर गए होंगे तो जाहिर है वीजा लेके, पासपोर्ट दिखा के गए होंगे, या सीमा पार कर गए होंगे जैसे आतंकवादी पार करता है। और अगर कर ही गए थे तो आप क्या कर रहे थे? तो सोनम वांगचुक का पाकिस्तान कनेक्शन अब पता चल रहा है, उनका एफसीआरए घोटाला अब पता चल रहा है। इसमें उनका बयान तो अलग है, वो तो कोई दिखाई नहीं रहा है। उनका कहना है कि वो एफसीआरए का पैसा नहीं है, हमने जो टेक्नोलॉजी बेची है उसका पैसा है, तो वो तो कोई दिखाई नहीं रहा, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान गए थे गलत ढंग से, उनको गलत ढंग से पैसा मिला, उसमें घपले घोटाले हैं, वो 20,000 का घपला और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा है। तो ठीक है, वो सब आपको गलत मिला और उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पहले कहाँ थे? अगर उनपे एनएसए ही लगाना था तो उस दिन क्यों लगा जब हिंसा हो गई? तो आप हिंसा होने का इंतजार कर रहे थे, क्या चाह रहे थे? तो बहुत अजीब स्थिति है, और चलेगा ऐसे ही, बहुत बुरा हाल है। कब तक चलेगा ऐसा सर? अंतिम छोटा सा सवाल, और इसी के साथ हम प्रोग्राम आपसे फिर विदा लेंगे। कब तक चलेगा, कुछ उम्मीद है? तो जब तक उनके भक्तों की आंख नहीं खुलेगी, अक्ल नहीं आएगी। अब वो कब आएगी वो समझ में नहीं आता। मैंने तो कई बार कहा कि भक्तों को एआई का उपयोग करना चाहिए, तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, अगर अपना दिमाग नहीं है तो एआई का उपयोग करिए, जो सवाल जो जिज्ञासा है उससे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, वो आप बता देगा, और बिल्कुल सही बता रहा है। तो भक्तों को अपना दिमाग नहीं है तो एआई से पूछना चाहिए कि हमने इतने दिन तक नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया, क्या अब मुझे करना चाहिए इस चोरी के बाद, इस खुलासे के बाद, इस खबर के बाद? एआई जो बताएगा वो मान ले, कर ले। अगर उनका अपना दिमाग नहीं है तो एआई के हिसाब से ही चले। मुझे लगता है कि एआई ठीक बताएगा, और एआई ठीक बता रहा है। तो चलिए, जब तक भक्तों की दिमाग नहीं खुलेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और भक्तों को अब चाहिए कि अपना नहीं है, या उनका अपना ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने एक गलत आदमी को सपोर्ट किया, ये तो अब साबित हो गया। एक गलत आदमी को सपोर्ट किया जिसने मंदिर भी जबरदस्ती बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद कर, धमका के, डरा के, जो कुछ भी। अब तो सब जज साहब खुद कह चुके हैं, और गोगोई साहब को इन्होंने इनाम दिया था, वो सब तो हो गया। तो अब तो सब साबित हो चुका है, कुछ करना नहीं है। तो भक्तों को खुद सोचना पड़ेगा कि उन्होंने एक गलत आदमी को सपोर्ट किया और 10 साल तक करते रहे। अगर अब वो एआई से पूछे कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, और आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर कह रहा है कि करें तो करते रहे, नहीं तो सोचे कि क्या करना है और क्या कर सकते हैं। वो भी एआई बता देगा, वो भी एआई बता देगा, अगर अपना दिमाग नहीं है तो। बड़े सब हालात खराब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में कोई भी बात समझना करना बड़ा भारी हो गई है। फिलहाल सर जो आपने बताया है वो बड़ी गंभीर खबर है, और इस खबर को दर्शक देखें और आगे बढ़ाएं ताकि लोग समझ सकें हो क्या रहा है। आज ये वो सच सामने आया है जो राहुल गांधी ला रहे थे, अब तो पत्रकार लाने लगे, अब धीरे धीरे जनता के लोग लाएंगे। और तब क्या होगा जब सब कुछ लुट चुका होगा, फिर आप खबरें लाइए, चाहे मेरी खबर सुनिए या मत सुनिए, कोई उसका असर नहीं होगा। समय रहते अगर जाग गए, मरीज बीमार है तब उसे पैरासीटामोल दिया तो बुखार उतर जाएगा, और मरीज जब आईसीयू में चला गया और जब अंतिम दौर में चला गया, फिर चाहे कुछ भी दे दीजिए वो किसी काम का नहीं है। तो फिलहाल चुनाव आयोग और मरीज दोनों आईसीयू की ओर चल पड़े हैं। देखना यह है कि बचेगा कौन कौन। जो बचेगा वो वोट करेगा, और जो वोट करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो अगर आप वोट डालने से वंचित रह गए तो आपकी सरकार नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिर आपको क्या मिलेगा ये आप तय कर लीजिए। मेरी कोई बात नहीं, मैं तो खबर पढ़ता हूं, पढ़ता रहूंगा, जो भी होगा उसे झेलता रहूंगा, लेकिन आप समझिए आपके जीवन का क्या होगा। फिलहाल संजय सर आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।